नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। किसान भाइयों, मौसम का खेल कभी हमारी जीत होती है तो कभी हार। बदलते मौसम के कारण जब फसलें खराब हो जाती हैं तो लगता है मानो जैसे जीवन थम सा गया हो। लेकिन किसान भाइयों, डरने से नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए फिर से हिम्मत करें और काम करें, और हो सकता है इस बार आपका अधिक उत्पादन हो और अधिक मुनाफा हो। कपड़ा उद्योग आज भी भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। लाखों लोग इस उद्योग से जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। कपास की अच्छी फसल लेने के लिए जरूरी है उससे उन्नत किस्म के बीजों की समय पर बुवाई की जाए। विश्व कपास उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। आइए इस बारे में और जानते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित कॉटन की खेती इस फिल्म में। आदिकाल से ही कपास और उससे बने हुए वस्त्रों का मानव सभ्यता से गहरा रिश्ता रहा है। मोहनजोदाड़ो के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि प्राचीन काल से ही भारत सूती वस्त्र व्यापार का केंद्र रहा है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से पहले ढाका की मलमल की धूम पूरी दुनिया में थी। संगठित क्षेत्र में कपड़ा उद्योग आज भी भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। लाखों व्यक्ति कपास उत्पादन, व्यवसाय, रेडीमेड कपड़ा मिल और होजरी जैसे उद्योग से जुड़कर कपास की बदौलत अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। भारत में हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्र में 1700 से अधिक मिलें हैं। होजरी और गारमेंट निर्माण की हजारों इकाइयां भारत में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। विश्व कपास उत्पादन में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद तीसरा है। 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार 19.74 मिलियन टन विश्व उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.80 मिलियन टन की है, लेकिन भारत की उत्पादकता अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। औसत विश्व उत्पादकता 585 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जहां चीन की उत्पादकता 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं भारत की उत्पादकता मात्र 278 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उचित पोस्ट हार्वेस्ट रखरखाव के अभाव से यह उत्पादकता और भी कम हो जाती है। कपास की अच्छी फसल और उससे अच्छा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि उन्नत किस्म के बीज की समय पर बुआई की जाए और उर्वरक, कीटनाशकों और प्लांट प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। कपास की हार्वेस्टिंग करने से पहले उसकी मैच्योरिटी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब कपास पूरी तरह से खिल जाए और उसमें नमी न रह जाए, तभी उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अपरिपक्व या नमी सहित कपास की तुड़ाई करने पर उसके खराब होने की संभावना रहती है, जिसका मार्केटिंग पर बुरा असर होता है। भारत में वर्षा आधारित और सिंचित दोनों ही फसलों की हार्वेस्टिंग हाथ से होती है। इसे हैंड पिक्ड कॉटन कहते हैं। इस विधि से हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 1560 मानव घंटों की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 20 से 70 किलोग्राम सीड कॉटन पिक कर सकता है, जबकि एक सिंगल रो स्पिंडल टाइप पिकर प्रतिदिन औसतन 1000 किलोग्राम से अधिक कॉटन पिक कर सकता है। लेकिन भारत में असमान ब्लूमिंग की वजह से मैकेनिकल पिकर को कारगर नहीं माना जाता। हैंड पिकिंग के बावजूद भारतीय कपास में लगभग 7% कचरा पाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 से 3% के मुकाबले बहुत अधिक है। कपास में अशुद्धियों के मिलने और संक्रमित होने से उसके निर्यात की संभावना तो क्षीण हो ही जाती है, घरेलू बाजार में भी अच्छा मूल्य प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ITMA के एक सर्वे के अनुसार भारतीय कपास दुनिया का सबसे कंटैमिनेटेड कॉटन है। भारतीय किसानों को इस छवि को तोड़ना होगा, तभी वो विश्व बाजार में अपनी जगह बना सकेंगे। कपास में कंटैमिनेशन के स्रोत प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही हैं। नेचुरल कंटैमिनेशन में इंसेक्ट्स की वजह से कपास दूषित होता है। कपास को संक्रमित करने वाला सबसे आम इंसेक्ट है पिंक बॉल वॉर्म।
ये वॉर्म कॉटन सीड को पाउडर बना देता है, जिससे जीनिंग में कपास प्रदूषित हो जाता है और उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं। कीटनाशकों के उचित प्रयोग से इन इंसेक्ट से छुटकारा पा लेना चाहिए। नेचुरल कंटैमिनेशन की एक और वजह है बारिश। बारिश कपास को कंटैमिनेट कर देती है और कपास का रंग पीला पड़ जाता है। कॉटन बॉल्स अगर जमीन के संपर्क में आ जाए तब भी कपास मिट्टी की वजह से गंदा हो जाता है। मानवीय भूल के कारण होने वाले कंटैमिनेशन को उचित उपाय द्वारा रोका जा सकता है। पिकिंग करने वाले मजदूर को पिक किए गए कपास के वजन के आधार पर मजदूरी मिलती है, इसलिए वो गुणवत्ता पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। किसानों को चाहिए कि उनकी इस मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। भारतीय कपास में पाया जाने वाला कचरा मुख्यतः कपड़े के टुकड़े, सिर के बाल, पेड़ के पत्ते, बीड़ी, सिगरेट के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, रस्सी, फूल, चूड़ी के टुकड़े इत्यादि के रूप में होता है। पिकर जिस जूट या खाद के बोरों में कपास चुनते हैं, उनकी रस्सी और दुर्गंध भी कपास में मिल जाती है। किसान को इन गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी उन्हें अपने उत्पाद की उचित लागत मिल सकती है। पिकिंग हमेशा साफ कपड़े में या प्लास्टिक कोटेड बोरे में करनी चाहिए। खेत में कपास को एक जगह इकट्ठा करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें धूल मिट्टी का संक्रमण न हो। कपास तोड़ने के बाद कपास को घर में जमा करते हुए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कपास को घर में ऐसी जगह जमा करना चाहिए जहां वो धूल और धुएं से प्रदूषित ना हो और चूहों एवं अन्य कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहे। भंडारित कपास की आग और पानी से सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कपास को हमेशा ऐसी जगह पर जमा करना चाहिए जहां उसे नमी से बचाया जा सके। नमी कपास की गुणवत्ता पर विपरीत असर डालती है और उसका बाजार भाव कम कर देती है। बोरियों पर लिखी जाने वाली स्याही भी कपास को गंदा करती है। किसानों को इनसे भी सावधान रहना चाहिए और स्वच्छ कपास को ही जीनिंग के लिए भेजना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ किसान कपास पर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि उसका वजन बढ़ जाए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो, लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि पानी के छिड़काव से कपास की गुणवत्ता गिर जाती है और उन्हें अपेक्षाकृत कम भाव मिलता है। घर या भंडार गृह से मार्केट यार्ड ले जाते हुए यातायात में भी कपास के खराब होने का खतरा बना रहता है। रास्ते में धूल मिट्टी से दूषित होने से बचाने के लिए कपास को अच्छी तरह ढक कर ही मार्केट यार्ड तक ले जाना चाहिए। कपास को दूषित होने से बचाने के लिए किसानों और मजदूरों को खेत और मार्केट यार्ड में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा टोपी लगाए रखें या कपड़े से सिर को बांधें। कपास के संपर्क में रहने पर पान गुटखा न खाएं और ना ही थूकें। बीड़ी, सिगरेट इत्यादि को दूर रखें। कपास के ढेर, बोरे और बैग पर ना सोएं ना बैठें। बैग पर स्याही से लिखने का सीधा प्रयोग ना करें। कपास को जूट, प्लास्टिक बैग में मार्केट यार्ड में ना लाएं। सिर्फ सूत से बने बैग का ही प्रयोग करें। अच्छे और स्वच्छ उत्पादन के साथ ही कपास की बेहतर मार्केटिंग किसान को अच्छा लाभ दिला सकती है। खरीद बिक्री, भंडारण, विज्ञापन और वस्तु के स्वामित्व परिवर्तन को मार्केटिंग कहते हैं। किसान सीड कॉटन को प्रोसेसिंग इकाई या जिनिंग इकाई को बेचते हैं, जो कॉटन से सीड को अलग करते हैं और इसे प्रेस करके लगभग 170 किलोग्राम की गांठ तैयार करते हैं। इन गांठों को कपड़ा मिलों को बेचा जाता है या निर्यात किया जाता है। सीड को तेल मिलों को बेच दिया जाता है, जहां कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑयल केक प्राप्त होता है। कपास भारत के किसानों की प्रमुख व्यापारिक फसल है। जैसे आप सभी जानते हैं, सन 2005-2006 में भारत में कपास का प्रोडक्शन करीब 244 लाख गठान का हुआ। भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनका जो कंजम्पशन है वो मात्र 190 लाख गठान का है। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 50 लाख गठान का प्रोडक्शन सरप्लस है, ज़्यादा का है। ये ज़्यादा का प्रोडक्शन हम उसको निर्यात या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन निर्यात करने में हमारे पास
हमारी गठान को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। उसकी वजह है कि हमारी कपास की गठान में सबसे ज़्यादा ट्रैश और कंटामिनेशन की मात्रा मिलती है। उसके साथ साथ हमारे जो गठाने हैं उसमें बेल टू बेल वेरिएशन जिसको बोलते हैं वो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये बेल टू बेल वेरिएशन और अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए इस श्रृंखला में जो जो करते हैं काम करते हैं, जैसे बीज इंडस्ट्रीज़ है, किसान हैं, जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रीज़ है, उन्होंने सभी ने सावधानी बरतनी पड़ती है उसके प्रोसेसिंग में। किसान से अगर हम लेते हैं तो किसान ने सबसे 4 बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान जरूर देना पड़ता है। सबसे पहली बात, जैसे हमारे भारतवर्ष में कपास की जो चुनाई होती है 3 या 4 या कभी कभी 5 बार की जाती है। ऐसे प्रयोग से पाया गया है कि पहली पिकिंग, चुनाई और दूसरी पिकिंग की जो क्वालिटी रहती है कपास की सबसे बेहतरीन रहती है। तीसरी और चौथी पिकिंग में उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। किसान भाइयों से अनुरोध है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से रिकमेंडेशन है कि पहली और दूसरी जो चुनाई है उसको अलग से पिकिंग करें, अलग से भंडारण करें और अलग से उसकी बिक्री करें, उसमें उसका भला होता है और उसको ज़्यादा भाव मिलता है। वैसे ही तीसरी और चौथी और पांचवी जो चुनाई होती है उसको अलग से भंडारण करके उसकी बिक्री करें। दूसरी किसान भाइयों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि जो पिकिंग करते वक्त जो कौड़ी रहती है जिसको इमैच्योर बॉल्स बोलते हैं, उसके साथ साथ डंठल रहते हैं, वो उसको चुनाई न करें। चुनाई गलती से होती है तो उसको दूर करें। तीसरी बात, भंडारण के समय ऐसे पाया जाता है कि कुछ कुछ किसान उसमें पानी मार के भंडारण करते हैं कि जिससे उसका वजन बढ़े। ये ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके उसका नुकसान होता है। जैसे अगर गलती से पानी ज़्यादा हो जाता है, अगर 12% से प्रतिशत से अगर ज़्यादा होता है तो उसमें फंगस अटैक, और उसको भंडारण का समय अगर ज़्यादा होता है तो उसको उसकी कलर में गिरावट आ जाती है, येलोनेस आ जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है फाइबर्स की वो कम हो जाती है और किसान भाइयों को जो व्यापारी भाव देता है वो कम होता है। देश में कपास ट्रेडिंग की 3 पद्धतियां हैं। महाराष्ट्र सरकार की मोनोपोली प्रोक्योरमेंट स्कीम, सहकारी समितियों द्वारा और पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर द्वारा। महाराष्ट्र में समस्त उत्पादित कॉटन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा खरीद लिया जाता है। शेष भारत में कपास की खरीद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती है। पब्लिक सेक्टर में राज्य एजेंसियां, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और सोसाइटी लगभग 20% कपास की खरीद बिक्री करती है। शेष 80% कपास का व्यवसाय प्राइवेट सेक्टर द्वारा होता है। अच्छी कीमत के लिए किसानों को चाहिए कि अपने कपास की गुणवत्ता को बरकरार रखें। कपास की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसका नंगी आंखों से सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए और हाथ के स्पर्श से गुणवत्ता का पता करना चाहिए। सूक्ष्म निरीक्षण में कपास के रंग, ग्रेड, परिपक्वता और कंटैमिनेशन को देखा जा सकता है। हैंड टेस्टिंग द्वारा स्टेपल की लंबाई के आधार पर ग्रेड, स्टेपल की स्ट्रेंथ और नमी का पता लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, हम लोगों को अगर अच्छी कपास की भाव चाहिए तो वो कपास लगाना चाहिए जो हम विदेशों में बेच सकते हैं। वो है लंबे धागा वाला कपास जो 1.25 इंच तक कम से कम होना चाहिए और इसकी ताकत जो है 25 ग्राम्स पर टेक्स हो और इसकी बारीकी जो है 3 से 4 के बीच में रहना चाहिए। और अच्छी कपास की क्वालिटी आना है तो पहले, दूसरा और तीसरा कपास जो है एक जैसे क्वालिटी होती है और चौथा और पांचवा जो है थोड़ा क्वालिटी कम होती है, इसको अलग से ग्रेड करके बेचना चाहिए। और चौथा और पांचवा चुनाई का जो कपास जो है इसमें विशेषकर गुलाबी सुंडी का नुकसान होता है। ये ओटाई यंत्र में पीसकर रंग बदल देती है। इसका अगर नुकसान से बचने के लिए नवंबर महीने में कोई भी सिंथेटिक पैरेथ्राइड जो है उसको छिड़काव करने से इसका नुकसान कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, हम जब कपास चुनते हैं कि उसमें जो कुछ कीड़े वगैरह नुकसान हुआ कपास जो है उसको उसमें ना मिलाए तो अच्छा होता है। और तीसरी चीज़, हमारे जो ज़मीनों में जस्त, बोरान और मैग्नीशियम की कम पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने विशेष एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया है। उसको स्प्रे करने से सिर्फ 50 रुपये के अंदर जो है करीबन 1-1.5 क्विंटल उपज बढ़ जाती है और पानी देने से करीबन 2-2.5 क्विंटल उपज बढ़ जाती है। कुल मिलाकर हम 100 रुपये खर्चे से हम लोग 2 क्विंटल कपास अधिक उत्पादन ले सकते हैं। भारत सरकार सभी कृषि उत्पादों की तरह सीड कॉटन का भी समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ये किसानों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम दर है।
अगर बाजार मूल्य इससे नीचे गिरने लगता है तो सरकार हस्तक्षेप कर किसानों को ये न्यूनतम मूल्य प्रदान करती है। अतः किसानों को अपना कपास रेगुलेटेड मार्केट में खुली नीलामी द्वारा ही बेचना चाहिए। ऐसे मार्केट में मार्केट सेस और अन्य शुल्क बाजार नियमों के अनुसार ही अदा करना चाहिए। किसानों को अधिकतम मूल्य अदा करने वाले ग्राहक की पहचान करनी चाहिए और मोल भाव कर बेहतर मूल्य प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कपास की कीमत प्रतिदिन परिवर्तनीय है। ये आपूर्ति में कमी, मांग, गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय कीमत, सूत की मांग और पूर्ति, मिलों की स्थिति और बाजार में उपलब्ध फंड पर निर्भर है। कीमतों में उतार चढ़ाव की जानकारी समाचार माध्यमों, मंडी समितियों और इंटरनेट से प्राप्त की जा सकती है। दैनिक बाजार भाव जानने के लिए एक कारगर वेबसाइट है www.agmarknet.nic.in। देश भर की लगभग 3000 मंडियां इस वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं। अगर किसान हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान इन आधुनिक और वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाता है तो ये कपास निश्चय ही भविष्य के ताने बाने पर उसके लिए खुशियां बुनेगा। दुनिया का तन ढकने वाला कपास अपने कोमल स्पर्श से कपास की खेती करने वाले किसानों के जीवन में समृद्धि की दस्तक दे रहा है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि जगत में मौसम में परिवर्तन का हमारी फसलों पर काफी असर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कृषि में मौसम की सही जानकारी। जानते हैं कृषि मौसम का 3 दिनों का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्व भारत के अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिम भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि 18 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। 19 अप्रैल को अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। 20 अप्रैल अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। 21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कृषि मौसम परामर्श है कि दक्षिण भारत के झारखंड के दक्षिणी पूर्व पठार क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई पूर्ण करें। अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना के चलते खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। विशेषतः तमिलनाडु के निचले क्षेत्रों में केला फसल को सहारा देने की व्यवस्था करें। उत्तर पूर्व भारत में असम के पहाड़ी क्षेत्र में केला, हल्दी का रोपण और मक्का बुवाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद जारी रखें। नागालैंड में वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद अदरक की बुवाई के लिए खेत तैयार करें।
पूर्व भारत में पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ क्षेत्र में खेत की तैयारी और सुधारित किस्मों के साथ जूट की बुवाई जारी रखें। ओडिशा के पूर्व और दक्षिणी पूर्वीय तटीय मैदान क्षेत्र में अदरक का रोपण करें। उत्तर भारत में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान क्षेत्र में गेहूं की कटाई और थ्रेशिंग जारी रखें। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में टमाटर और मिर्च के नए उद्दवों का प्रतिरोपण जारी रखें। देसी कपास की बुवाई करें। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ मैदान क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग, तिल की बुवाई तथा गन्ने का रोपण जारी रखें। मध्य प्रदेश के मालवा पठार क्षेत्र में कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई जारी रखें। पश्चिम भारत में उत्तर गुजरात में दलहनों, बाजरा, मूंगफली और सब्जी फसलों में हाथ से कोड़ाई और अंतर्वर्तीय संक्रियाएं करें। प्याज की कटाई जारी रखें और इसे अच्छी हवादार जगह पर रखें। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। अपने सुझाव और समस्याएं हमें ज़रूर लिख भेजिए, जिससे हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें और साथ ही इस कार्यक्रम को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकें। किसान भाइयों, हमारे सोमवार के कृषि दर्शन में हम आपको विशेष दिखाएंगे। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर हमें देख सकते हैं। www.youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। साथ ही हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। तो अब दीजिए इजाज़त, सोमवार को आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।